अदा करती है। अगर हमारी टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो मर्दों से ज़्यादा जो तादाद है हमारी ख़वातीन की है, और हम तब ही मुल्क व कौम की तरक्की में अपना हिस्सा और किरदार अदा कर सकेंगी जब हमारी सेहत अच्छी होगी। सेहत हमारी उस सूरत अच्छी होगी जब हमारा लाइफस्टाइल और हमारी खुराक अच्छी होगी, क्योंकि हम जो खाते हैं, जैसा खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं। आजकल ख़वातीन में जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं वो है PCOS के मसाइल, लेकिन इसको हम रूट से कंसीडर नहीं करते हैं, हम इसको चेक नहीं करते इसकी मेन कोज क्या बन रही है, इसकी वजह क्या बन रही है। इसके इनिशियल जो सिम्टम्स होती है, हमारा साइकिल जो ख़राब होता है, उसको हम ज़रा से रिफ्यूज़ करते जाते हैं या इसको निगलेक्ट करते हैं कि कल परसों आज, फिर ये दिन गुजर जाते हैं। इसके बाद जो मसला बनता है वो बनता है PCOS का। इसको कैसे केटर किया जा सकता है और इब्तदाई मरहले में इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ाखरा आतिफ, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया फ़ाखरा प्रोग्राम में आने के लिए। फ़ाखरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल हमारे ख़वातीन में जो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं PCOS के, हर दूसरी खातून को देखेंगे, आप देखेंगे उनको होता है कि अगर वेट गेन हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उनको है कि हमें PCOS है, एक रीज़न है हमारे पास। लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे हमें पता लगे कि ये लास्ट स्टेज पे जाकर हमें पता चलेगा। इसके इब्तदाई भी तो कोई सिम्टम्स होंगे ना, जिससे हमें पता चल सके कि हम इस बीमारी की तरफ अब जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने के लिए बुलाया है। इसमें ऐसा होता है कि PCOS जब स्टार्ट होते हैं ना, उसके ऐसा नहीं होता कि पूरी तौर पे PCOS डेवलप हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जाहिर है, जो पहले अपीयर होते हैं। सबसे पहले इसमें जो होता है, फीमेल्स में वज़न ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ओवरवेट होती हैं, पहली चीज़ जो होती है। और ओवरवेट जाहिर है तब होती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। उसके अलावा ख़वातीन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है, कभी बहुत दफ़ा हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी ब्लीडिंग नहीं होती, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल होते हैं वो आने लग जाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंडिकेट कर रही हैं कि आपको कोई हार्मोनल इशू है। तो उसके लिए जब ये सिम्टम्स अपेयर हो जाएँ तो ज़रूरी है कि उसका जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ लेके जाया जाए, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाए। अगर ओवरवेट है तो अपनी डाइटरी हैबिट्स, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, ताकि जो बीमारी है उसको इब्तदाई मराहिल में ही आप उसको टैकल कर लें। सही हो गया। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आप कह रही हैं जो हमारा साइकिल होता है, जब हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी नहीं होती है, एक टाइम होता है, इसका नॉर्मल बिहेवियर क्या है? हम इसको नॉर्मल कंसीडर करें कि हमारा साइकिल बिल्कुल अच्छा जा रहा है, अब ये नॉर्मल है? अच्छा, नॉर्मल इसका ये है कि हर फीमेल का डिफरेंट होता है। कुछ को 2 to 3 डेज नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, उसके बाद उनका ठीक हो जाता है। साइकिल तकरीबन 6 to 7 डेज जो साइकिल होता है, इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। तो इसमें यही है कि अगर ये ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ फीमेल्स जो मैरिड फीमेल्स हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनको इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो PCOS हो सकती है उन्हें। तो उसके लिए उन्हें चाहिए कि वो प्रॉपर अपना जो ट्रीटमेंट है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उसको प्रॉपर अपना ट्रीट करवाएँ। तो इसमें यही है कि जो ख़ास तौर पे सबसे जो PCOS की वजह है ना, वो यही है कि फ़ीमेल्स का जो लाइफ़स्टाइल है ना, आजकल हमारा जो डाइट है और दूसरा लाइफ़स्टाइल, ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से PCOS की जो रेशो है वो बहुत बढ़ रही है फ़ीमेल्स में। तो इसकी यही चीज़ है कि जो ख़ास तौर पे ख़वातीन का वज़न ज़्यादा है या उनका वज़न बढ़ रहा है, तो उसको चाहिए कि वो इसको फ़ौरी तौर पे अपना वज़न कम करने की तरफ ध्यान दें। बेसिकली वज़न इसीलिए बढ़ता है जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे अगर मैं थोड़ा सा बताऊं नाज़रीन को, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होती है कि हम जो भी डाइट लेते हैं, हमारी बॉडी वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि उसको ग्लूकोज को बाकी जो पूरे जिस्म में हमारे सेल्स हैं, खुलिए हैं, वहाँ तक पहुँचाता है। लेकिन जब वो बार बार हम ऐसी डाइट लेते हैं जो कि फ़ौरी तौर पे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और इंसुलिन बार बार रिलीज़ होती है, वो बार बार उनको ग्लूकोज को खुलियों तक लेके जाती है, तो वहाँ पे ये होता है कि जो खुलिये होते हैं वो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है। वो जो आगे ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ पे वो रेजिस्ट करते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब डेवलप होती है तब तमाम जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें जो फीमेल्स हैं उनमें PCOS होता है, ओवरवेट होता है, ओबेसिटी होती है, फिर डायबिटीज़ होती है, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती हैं। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताएंगी हम डाइटरी हैबिट्स जो प्लान है हमारे, हम किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, और जो हमारा लाइफस्टाइल टोटली ख़राब हुआ है, हमारी सोने उठने जागने की रूटीन ख़राब है, उसी की वजह से हमारा डाइटरी प्लान एक तरह से ख़राब हो जाता है। तो आप हमें अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी खुराक शामिल कर सकते हैं, ऐसा प्लान शामिल कर सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं इसकी तरफ जाएँ ना, जो बच्चियाँ भी बड़ी हो रही हैं? तो इसमें लाइफस्टाइल का जो डाइट है वो है नो GPS फार्मूला। जिस तरह पहले प्रोग्राम में सर अशरफ भी आए होंगे, उन्होंने बताया होगा कि हम नो GPS फार्मूला है
नो जीपीएस फार्मूला को मैं एक्सप्लेन करूं तो उसमें ग्रेन्स, जी फॉर ग्रेन्स आ जाते हैं। ग्रेन्स में हर किस्म के अनाज आ जाते हैं। अनाज बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसमें सिंपल और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास हर तरह के गंदम, चावल, मकई, जौ, जवार, बाजरा आ जाते हैं। और दूसरे जो अनाज होते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स या पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें तमाम दालें, चने, लोबिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो एक तो ग्रेन्स का हमें इस्तेमाल जो है इससे अवॉइड करना चाहिए। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो पोटैटोज़ हैं, आलू हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और ये चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे शुगर्स हैं, हर तरह की शुगर्स हैं। इसमें सिर्फ सफ़ेद चीनी नहीं आती है, इसमें जितना भी गुड़, शहद, शक्कर, मीठा, मसनूई जो होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, इसमें वो सब चीज़ें आती हैं। इनको अवॉइड करना है। ये नो जीपीएस डाइट अगर फॉलो करें तो इससे ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी आपकी बॉडी में। सबसे पहले हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करनी है। जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी तो आहिस्ता आहिस्ता वज़न कम होने लगेगा। जो बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट्स होते हैं वो बॉडी यूटिलाइज़ करती है। फिर उसके बाद जो भी इसकी वजह से डिजीज़ पैदा हुई होती है वो बेहतरी की तरफ आने लग जाती है। ये तो हो गई डाइट की बात। अगर हम बात करें लाइफ़स्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो लाइफ़स्टाइल में इसमें हमारी जितनी भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती हैं। जैसे आपको पता है कि आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो गई है। बिल्कुल, हम बैठे रहते हैं तो बैठे रहते हैं, उठने का नाम ही नहीं लिया जाता। ऐसा ही है आजकल जो हमारा वर्क स्टाइल हो गया है वो लैपटॉप पे, फ़ोन पे, ये स्क्रीन वर्क यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही, जिसकी वजह से हम जो भी डाइट खाते हैं तो उसको उसी तरह हमारी बॉडी को यूटिलाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता, जो वो फिर फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर होने लग जाती है। एक ये चीज़ है कि हमें अपना फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करना है, डेली वॉक, एक्सरसाइजेस लाजमी करनी है। दूसरी चीज़ हमारा जो स्लीप साइकिल होता है, हमारे 7 to 8 आवर्स की जो रात की नींद है वो बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है अगर रात को नहीं सोते तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, कोर्टिसोल हार्मोन होता है वो रिलीज़ होने लग जाता है। जब ज़ाहिर है बॉडी स्ट्रेस में जाएगी तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाएगी, जिसकी वजह से बाकी जो सारी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ हैं वो पैदा होती हैं। ट्रूली इस तरह सही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो ऑलरेडी ओबेसिटी का शिकार ख़वातीन होती हैं तो उनमें ऑलरेडी पीसीओएस पाया जाता है और उनको खबर नहीं होती? ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि अगर एक आइडियल वेट है और एक फीमेल ओबीज़ है, हम देखे जाएँ तो जो ओबीज़ होगी उसमें 3% उसका रिस्क ज़्यादा होगा कि वो पीसीओएस की तरफ जा सकती हैं। उसमें हो सकते हैं उनको कुछ सिम्टम्स अपेयर हो रहे हों या वो इनिशियल स्टेज पर हों अभी, तो हो सकता है उनको आगे जाके लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि उन्हें पीसीओएस ही डेवलप हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो जाए या ब्लड प्रेशर हो जाए या ऑलरेडी वो प्री डायबिटिक हो। जाहिर है ये वाली जो चीज़ें हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, किसी ना किसी स्टेज पे अगर वो आज अपना वेट कम नहीं करती, ओबीज़ हैं या ओवरवेट हैं, तो उनको किसी ना किसी स्टेज पे जाके कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ का रिस्क है। तो पीसीओएस के स्टेजेस पे अगर हम आएँ तो हमें कैसे का पता चलता है? जैसे हमने कहा कि हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो हमारे सामने एक तरह से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं, तो इसकी कोई स्पेसिफिक स्टेजेस होती हैं पीसीओएस की? ऐसी स्टेजेस होती हैं, डिपेंड करता है, ट्रीटमेंट भी इसकी स्टेजेस पे डिपेंड करता है। लाइक अगर किसी फीमेल को हार्मोनल इश्यूज आ रहे हैं, उसको जो उसके इरेगुलर उसका साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो इरेगुलर हो रहा है, उसको 2-2, 3-3 माह के बाद बाज़ दफ़ा हो रहे होते हैं साइकिल, या रुक रहे हैं, या बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, एक चीज़ ये सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम है कि अगर गैर ज़रूरी बाल आ रहे हैं, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, पहले नहीं थे लेकिन अचानक आने लग गए हैं, ये एक सिम्टम इसका हो सकता है। इसके अलावा वज़न है जो बढ़ रहा है, ये सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा भूख बहुत ज़्यादा लगती है, थकावट महसूस होती है, जिसमें हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। बाज़ दफ़ा जिनको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है तो उनको आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है। ये वाले कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अगर महसूस हो रहे हैं कि किसी फीमेल को हो रहे हैं तो उसको जाके इसको चेक करवाना चाहिए, और लाजमी इसका जो अल्ट्रासाउंड है वो चेक करवाना चाहिए ताकि पता लग सके कि अगर पीसीओएस नहीं है तो इसका अगर कोई और भी इशू है तो उसका इलाज किया जा सके। बिल्कुल ऐसे फाखरा, आप देखती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन हैं, मैंने नहीं देखा कभी आप गायनी के पास जो इस तरह से स्पेसिफिकली इस मसले को कंसीडर करने के लिए जाती हूँ। तो हम बच्चियों को भी नहीं, हमने कभी ये सिखाया कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बताया जाए, तो हम बच्चियों को हम स्पेसिफिकली गायनी के पास लेकर जाएँ कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे केटर किया जा सकता है। हम कोशिश करते हैं उसको घर पर ही कंसीडर करके उसको केटर किया जा सके। ये ऑब्वियसली तो ये दुरुस्त नहीं है। तो आपको लगता है कि बच्चियों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहले वो आपस में डिस्कस करके फिर बच्चियों को गायनाकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए, ज़रूरी है? ज़रूरी है, बल्कि हमारे यहाँ तो ये इसको एक टैबू समझा जाता है कि अगर कोई अनमेरिड है, बच्ची है, कोई यंग लड़की है, उसको गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो अब तो पीसीओएस ऐसा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर कोई मैरिड फीमेल है सिर्फ उसी में पीसीओएस हो रही है। अब तो जो यंग बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनका जो लाइफस्टाइल है, जंक फूड का इंटेक इतना ज़्यादा है, पिज़्ज़ा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स ये सारी चीज़ों का इंटेक इतना ज़्यादा है कि उनमें सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ डायग्नोज तब होते हैं जब एक लड़की शादी करके जब आगे जाती हैं तो कंसीव नहीं कर पा रही होती, फिर गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करती हैं तो तब पता चलता है इनको तो पीसीओएस डेवलप हो चुका है। हालांकि हो सकता है वो उनको पीसीओएस शादी से भी कई साल पहले डेवलप हो चुका हो, लेकिन डायग्नोज नहीं हो पाता क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करते ना, हमें लगता है ये प्रॉब्लम हो रही है घर में नुस्खे टोटके समथिंग। वो फैमिली में करते नहीं है कि एक गैर शादीशुदा लड़की को कैसे गायनोकोलॉजिस्ट के पास लेकर चला जाए। तो ये वाली चीज़ है कि इस पे अवेयरनेस की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, अगर आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो आप जाएं गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें ताकि आपके जो भी इशू हैं वो टाइमली रूल आउट हो सके। सही। अच्छा, इसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं, जैसे आपने कहा कि हमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं या हमारे चेहरे पे बाल आ रहे हैं, इवन एक्नी वगैरह हो रही है या बॉडी एक्नी स्पेसिफिकली हो रही है, कहा जाता है इसकी भी एक ये सिम्टम होती है। अगर आपको बॉडी एक्नी हो रही है तो आप कंसीडर करें कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ। तो हम इसके अलावा अपने लाइफस्टाइल को, साइकिल को बेहतर करके सकते हैं या इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। सिर्फ इसका इलाज लाइफस्टाइल ही है या इसका कुछ और भी इलाज है? इसका स्टार्ट में अगर आपका इनिशियल स्टेज में है तो फिर उसको आप डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू कम्प्लीटली इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है या कोई कंसीव नहीं हो रहा तो फिर जाहिर है इसका मेडिकेशन भी ट्रीटमेंट है। फिर गायनोकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन तजवीज़ करेंगे, कुछ हार्मोन्स की टेबलेट्स होती हैं वो तजवीज़ करेंगी तो वो फिर लेनी पड़ती हैं। लेकिन अगर यही बात है कि अगर एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है तो फिर उसको तीनों चीज़ें हैं, मेडिकेशन भी है उसमें, फिर डाइट भी है और लाइफस्टाइल भी है। तीनों चीज़ों को फिर साथ लेके चलना पड़ेगा तभी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक हो गया। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं आजकल की जो हमारी यंग फीमेल्स हैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि ज़ाहिर है अगर वो खुद हेल्दी होंगे तो आगे एक हेल्दी जनरेशन को वो पैदा करेंगी। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को भी ऐसा इशू आता है कि किसी का वज़न बढ़ रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ फील हो रही है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो वो उसको किसी भी तरह हेजिटेट ना करें, फौरी तौर पे किसी करीबी गायनोकोलॉजिस्ट को विजिट करें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, नो जीपीएस फार्मूला फॉलो करें, हेल्दी डाइट लें, ये सारी चीज़ें करें ताकि वो अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया फाकरा प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट अवेयरनेस शेयर करने के लिए। और मैं भी ये कहना चाहूँगी तमाम ख़वातीन को जिन्होंने नस्ल आगे बढ़ानी